चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में ट्रायंगल्स तक पहुंचे थे हम। तो बेसिक ज्योमेट्री कर रहे हैं, बेसिक मैथ में। तो क्वाड्रिलेटरल्स की बात हो गई थी और ट्रायंगल्स पे हम एंटर कर रहे थे। तो ट्रायंगल्स के बारे में जो सबसे स्पेशल ट्रायंगल है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द मोस्ट स्पेशल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है। ये साइड लेंथ है ए, तो ये साइड लेंथ भी ए और ये साइड लेंथ भी ए। इसका हर एंगल 60 डिग्री होता है। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। हर एंगल 60 डिग्री होता है। तो इसका जो ट्रायंगल का सेंटर होता है, इस ट्रायंगल का जो सेंटर होता है, ये सेंट्रॉइड भी बोलते हैं, या वही सरकम सेंटर होता है, वही ऑर्थो सेंटर होता है, वही इन सेंटर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, बाकी और किसी ट्रायंगल में नहीं। तो यहां जो इस ट्रायंगल का सेंटर होता है, सेंटर से इसके किसी भी कॉर्नर की दूरी बराबर होती है। अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूं ए बी सी, इस सेंटर को नाम दे दूं ओ, तो ओ से ए की जो दूरी है, ओ से ए की जो दूरी है और ओ से बी की जो दूरी है और ओ से सी की जो दूरी है, ये तीनों डिस्टेंसेस सेम होते हैं। और ये डिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमको। ये डिस्टेंस साइड लेंथ की टर्म में कितना है, कितना होता है बेटा ये डिस्टेंस साइड लेंथ की टर्म में? ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल से किसी भी कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की दूरी कितनी होती है? नहीं पता? अब ये इंपॉर्टेंट है और सिंपल डेरिवेशन है। अगर आप डिराइव करना चाहें तो डेरिवेशन कुछ ऐसा है कि अगर मैं ओ को ए से कनेक्ट करूंगा, ओ को ए से कनेक्ट करूंगा, तो ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन इस ए एंगल को दो बराबर एंगल में बाइसेक्ट करती है। इस बात को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। ये पता है आपको? इसके अलावा सी से ओ को कनेक्ट करने वाली लाइन परपेंडिकुलर भी फॉल होती है सामने वाली साइड पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जो ऑल्टीट्यूड होता है वही मीडियन भी होता है। समझ रहे हैं इस बात को? जब सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर फॉल कराया जाता है तो वो साइड को दो इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है। तो ये वाली लेंथ पूरी लेंथ का आधा हो जाएगी। साइड की लेंथ थी ए, तो ये वाली लेंथ कितनी है बेटा? a/2। और ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो क्या आप ओ ए नहीं निकाल सकते अब इसका यूज करके? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल है, आती है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, cos थीटा साइन थीटा tan थीटा आता है ये। तो उसकी मदद से क्या ओ ए निकाला जा सकता है? सिंपली cos 30 डिग्री विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है बेटा? cos 30 डिग्री विल बी बेस
अपॉन हाइपोटेनस, एल बोल देता हूं इसको। हाउ मच इज कॉस 30 डिग्री? √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, एल की वैल्यू क्या निकल के आ गई? a/√3। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फ्रॉम सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? अगर साइड लेंथ a है उसकी, तो सेंटर से किसी भी कॉर्नर की दूरी कितनी होती है बेटा? a/√3, a/√3। याद रखना है ये, बाय हार्ट याद रखना है। क्लियर है? एरिया कोई बताएगा मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल का? √3/2, √3 इंटू न्यूमरेटर बोलिए पहले, √3 इंटू साइड का स्क्वायर, √3 इंटू a² डिवाइडेड बाई 4। ये कैसे निकल के आता है? ये भी इजीली हम डिराइव कर सकते हैं कि भाई साइड लेंथ है a, अगर ये ऑल्टीट्यूड की लेंथ पता चल जाए तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं। और ऑल्टीट्यूड की लेंथ पता करने के लिए फिर से हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। भाई ये एंगल था 60 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड लेंथ a है, ये साइड लेंथ a है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। a, इस राइट एंगल ट्रायंगल में a किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? इस राइट एंगल ट्रायंगल में a किसकी तरह काम कर रहा है? हाइपोटेनस की तरह। ये 60 डिग्री है, तो क्या ये निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर? सिंपली क्या इक्वेशन? sin 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin 60 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin 60 डिग्री की वैल्यू बोलिए बेटा, √3/2। मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई a√3/2, परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई a√3/2। एरिया क्या हो गया ट्रायंगल का? एरिया हो गया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा से लिखूं, हाफ ऑफ बेस की वैल्यू a, हाइट की वैल्यू a√3/2। तो ये आ गया a²√3/। देखा नहीं इससे पहले फॉर्मूला कभी? √3 इंटू a²/4। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एनी वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। वर्टेक्स से सेंटर की दूरी कितनी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? a/√3। ये बाय हार्ट याद रखना है। इसके अलावा और जो स्पेशल ट्रायंगल्स हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल होगा एक, उसके अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये बेस हो गया, जैसे ये एंगल अगर थीटा ले रहा हूं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह डिफाइन करने के लिए। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबको ये पता होगा। ये वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ये येलो वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज नॉट ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में बराबर हैं, तीसरी साइड उनके बराबर नहीं है, तो ऐसे ट्रायंगल को नाम दिया जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो इसके अलावा जो जनरल ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड अलग अलग लेंथ की हो सकती हैं, ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं बेटा? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें से इक्विलैटरल और राइट एंगल बहुत बार हम डील करेंगे उनसे। कभी कभी आइसोसेलेस आ सकता है और रेयरली स्केलन आएगा, फिजिक्स में एटलीस्ट। तो ये कहानी हुई ट्रायंगल्स की। अगला ज्योमेट्रिक फिगर है सर्कल एंड एलिप्स। सर्कल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक फिगर है। सर्कल की दो चीजें याद रखनी है, एक तो उसका एरिया और दूसरा उसका सरकमफेरेंस। तो सर्कल की अगर बात करूं बेटा, तो सर्कल की अगर बात करूं, अगर आर रेडियस है इस सर्कल का, सर्कल सब जानते हैं ना, सर्कल इज अ ज्योमेट्रिक फिगर। एक ज्योमेट्रिक फिगर है। क्या खासियत होती है सर्कल की? कि उसकी सरकमफेरेंस पे जो भी पॉइंट है उसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी सेम होगी। अगर मैं आपको एक रस्सी दे दूं, एक रस्सी दे दूं और एक लकड़ी, और बोलूं रेत पे सर्कल ड्रॉ करिए, कैसे करेंगे रेत पे सर्कल ड्रॉ? एक लकड़ी दी मैंने आपको, या दो लकड़ियां दे दी और एक रस्सी दे दी, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? कैसे ड्रॉ करेंगे? रस्सी के एक एंड को फिक्स कर देंगे लकड़ी पर, लकड़ी को जमीन में गाड़ देंगे और उससे रस्सी बांध देंगे, और दूसरे एंड को मूविंग रखेंगे। तो दूसरे एंड पे दूसरी लकड़ी डाल के उसको मूव कराएंगे, तो दूसरी लकड़ी क्या ट्रेस करेगी जमीन पे? सर्कल। सिंपल सी बात है। क्या खासियत होती है सर्कल की? सर्कल के पॉइंट्स की क्या खासियत होती है? दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। all the points on the circle are on the circumference of circle are equidistant। circumference ये बाउंड्री को बोलते हैं। all the points on circumference of circle are equidistant from a fixed point। that fixed point is called center of circle। उस fixed point को center of the circle बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट मूव करेगा ऐसे करके, और यहां के हर पॉइंट की दूरी सेंटर ऑफ द सर्कल से क्या होगी? हर पॉइंट की दूरी सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल होगी। हर पॉइंट की सेंटर ऑफ द सर्कल से दूरी इक्वल होगी। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बोलिए बेटा सर्कल के। 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के? 2 पाई आर। जानते हैं ये भाई? पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। मतलब सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी सर्कल हो, बड़ा या छोटा, उस सर्कल की सरकमफेरेंस को डायमीटर ऑफ द सर्कल से डिवाइड करेंगे, बार बार आपको एक फिक्स नंबर मिलता है, और उस फिक्स नंबर को हम क्या नाम देते हैं? पाई। और पाई की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता हमको, क्योंकि वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? 3.14। फ्रैक्शन में कितनी लेते हैं? 22/7। तो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 3.14 या 22/7।
फ्रैक्शन में, क्या जानते हैं? आई थिंक ये सबको पता होगा। सर्कल से रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला, सर्कल से रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला, तो सर्कल से दूसरा फॉर्मूला, सर्कल का दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। जानते हैं बेटा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। डेरिवेशन वगैरह नहीं करवा रहा मैं इसकी, पर डेरिवेशन आती है क्या आपको इसकी? या केवल रट्टा मार लिया बचपन से? हाँ, एरिया ऑफ सर्कल, चलो सरकमफ्रेंस की डेरिवेशन तो दूर की बात है, बट एरिया की डेरिवेशन आती है क्या? नहीं, ये कोई बात नहीं, नहीं आती। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला है एलिप्स। एलिप्स जानते हैं बेटा? एलिप्स शायद अभी तक एलिप्स आपने केवल देखा होगा, ज्यादा उसके डिटेल में बात नहीं की होगी, बट अब हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं। मैथ्स में पूरा चैप्टर है उस पर, जिसमें एलिप्स के बारे में डिटेल में बात होगी। कोनिक सेक्शन का पार्ट है एलिप्स, और डिटेल में उसके बारे में बात होगी, बट थोड़ी थोड़ी बातें अभी हम कर लेते हैं एलिप्स के बारे में। आप ये बात समझ रहे हैं कि सर्कल और एलिप्स में वैसा ही रिलेशनशिप है जैसा रिलेशनशिप स्क्वायर और रेक्टेंगल में था। क्या रिलेशनशिप? स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, तो सर्कल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स। फिर से, अगर मैं आपको एक रस्सी दे दूं और कुछ डंडियां दे दूं, 2 3 4 जितनी भी डंडियां हैं, तो रेत पर या जमीन पर आप एलिप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? किया है कभी? एलिप्स ड्रॉ किया कभी जमीन पे? सर्कल ड्रॉ किया कभी? सर्कल ड्रॉ किया जमीन पे? क्या करना था सर्कल ड्रॉ करने के लिए? रस्सी का एक एंड फिक्स कर देना था, जो जमीन में आपने वो लकड़ी का टुकड़ा गाड़ा उस पर फिक्स कर दिया रस्सी का एक एंड, और दूसरे एंड पे रस्सी का मूवेबल टुकड़ा बांध दिया, और फिर टाइट रखते हुए रस्सी मूव कराई आपने, तो सर्कल बन जाएगा। बनाया कभी ऐसे सर्कल? अब बताइए एलिप्स कैसे बनाएंगे? हाँ, कैसे करके बताइए? क्या क्या क्या? आधा? अच्छा, कैसे कैसे बताइए ना, प्रोसीजर कैसे? प्रोसीजर बताइए पूरा। हाँ, रस्सी एक जगह गाड़ दी, एक पॉइंट पे, ओ सॉरी, लकड़ी गाड़ दी एक पॉइंट पे। अब क्या करें इसके बाद? नहीं, कैसे? रस्सी का एक एंड वहां बांध दिया, तो सेमी सर्कल बन जाएगा। आधा ही सर्कल बनाना चाह रहे हैं आप? पूरा बना दिया? अच्छा, चलिए भाई, यहां फिक्स किया मैंने, पूरा सर्कल बना दिया, फिर अच्छा, कहां दूसरा दूसरा पॉइंट कहां लूं? कितनी दूरी पे लूं? ये जो सर्कल बना है इसके अंदर लूं, इसके बाहर लूं? बाहर ले लिया। फिर उतने ही रेडियस का, मतलब उतनी लेंथ लूं रस्सी की, और फिर से एक सर्कल बना दिया। अब क्या हो गया? एलिप्स बन गया इससे। हाँ, अच्छा, मतलब आपने एक लकड़ी यहां फिक्स कर दी, दूसरी लकड़ी यहां फिक्स कर दी, दोनों के बीच का गैप कुछ एल है मान लेता हूं। आगे
रस्सी रस्सी क्या कैसे करूं? रस्सी इससे बांध दूं, क्लोज लूप बन गया रस्सी का। छोटी रस्सी लूं, कितनी लेंथ की रस्सी लूं? 12 लेंथ की। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट 12 लेंथ की रस्सी ले ली, तो ऐसा हो गया। फिर अरे वो तो 12 लेंथ की है, फिर कैसे घूमेगी? तो मतलब रस्सी ऐसे करके, ऐसे ऐसे बोलना चाह रहे हैं आप, और यहां पेंसिल लगाई, पेंसिल या जो भी लकड़ी लगाई, और मतलब इसको टाइट रखा, तो रस्सी 12 से ज्यादा लेंथ की ली ना आपने? हाँ बोलिए। और फिर ऐसे मूव कराया आपने, तो उससे आपको एलिप्स मिल जाएगा। कभी नहीं किया था? हाँ। और आसान बता देता हूं कि भाई, और आसान बता देता हूं। तो लकड़ियां लीजिए, दोनों लकड़ियों को जमीन पे फिक्स करिए कुछ गैप पे। वो गैप रस्सी की लेंथ से कम होना चाहिए, वो गैप रस्सी की लेंथ से कम होना चाहिए। फिर रस्सी के एक एंड को इस पे बांध दीजिए, बांध ही दीजिए उसको, और रस्सी के दूसरे एंड को इस पे बांध दीजिए, और रस्सी को टाइट रखते हुए लकड़ी के तीसरे टुकड़े को बांधना नहीं है रस्सी पे, बस उसके कांटेक्ट में रखना है, ऐसे करके कांटेक्ट में रखना है, और फिर रस्सी को टाइट रखते हुए इसको मूव कराइए। तो आपको क्या मिलेगा तब? क्या मिलेगा तब? और ये एलिप्स सर्कल बन जाएगा अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गए, तो तभी एलिप्स क्या बन जाएगा बेटा? एक सर्कल। समझ रहे हैं? इन पॉइंट्स को फोकाई बोला जाता है, इन पॉइंट्स को फोकस बोला जाता है। एलिप्स के दो फोकस होते हैं, और एलिप्स की ऐसी दो लाइनें होती हैं जो उसको सिमेट्रिकली दो इक्वल हाफ में कट करती हैं। एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली। उसमें से लंबी वाली लाइन को बोला जाता है मेजर एक्सिस, और छोटी वाली लाइन को बोला जाता है माइनर एक्सिस। और जो फोकाई होते हैं एलिप्स के, वो दोनों दो फोकाई होते हैं, दोनों मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं, माइनर पे लाई नहीं करते। अगर मेजर और माइनर एक्सिस बराबर हो गई तो ये सर्कल बन जाएगा। मेजर एक्सिस की आधी लेंथ, आधी मेजर एक्सिस को स्मॉल ए बोलते हैं, और आधी माइनर एक्सिस को स्मॉल बी बोलते हैं। तो ये सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस, और ए और बी बराबर हो गए तो क्या बन गया? सर्कल। बाकी और कुछ नहीं। एलिप्स के बारे में और डिटेल मैथ्स में करेंगे, बट एलिप्स का फॉर्मूला एरिया का बड़ा इंटरेस्टिंग है। एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला, सर्कल का फॉर्मूला क्या था बेटा? एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो निकल के आता है पाई ए बी, मतलब आर स्क्वायर। तो आप आर इंटू आर इमेजिन कर सकते हैं, और उसमें से एक आर को ए से रिप्लेस कर दिया और दूसरे आर को बी से। ए तो एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला क्या निकल के आता है बेटा? पाई ए बी। आसान है उसको याद रखना, सर्कल के फॉर्मूले के साथ याद रख सकते हैं ना। सर्कल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। एलिप्स के फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का? पाई ए बी। इससे पहले ना भी सुना हो आपने तो भी याद रख सकते हैं, आगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कभी जब टाइम आएगा मैथ्स में।
बढ़ो आगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगले हैं 3D ज्योमेट्रिक फिगर्स। तो हमारे 3D ज्योमेट्रिक फिगर्स, तो जरा देखें बेटा। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर, आपके सामने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर दिख रहे हैं। पहले वाले का नाम है क्यूबॉइड, दूसरे वाले का नाम है क्यूब, तीसरे वाले का नाम है सिलेंडर। फेमिलियर है इन तीनों से, जानते हैं बेटा इस तीनों को। ये रूम का शेप क्या है? क्यूबॉइड, ऑलमोस्ट एक क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्यूबॉइड के 3 साइड लेंस होंगे। भाई जब नॉर्मल रेक्टेंगल बनता है तो उसकी 2 साइड लेंथ होती हैं, अपोजिट वाली दोनों आपस में बराबर होती हैं। क्यूबॉइड को अगर मुझे इमेजिन करना है तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल रख दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? एक क्यूबॉइड। इमेजिन कर सकते हैं ऐसे। तो इसकी ये साइड लेंथ ए है फॉर एग्जाम्पल, वाली साइड लेंथ बी है, और इसकी वर्टिकल साइड लेंथ सी है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो 2 साइड लेंथ्स हैं वो ए और बी है, और वर्टिकल प्लेन में सी, वर्टिकली अपवर्ड। दिख रहा है बेटा? जरा क्यूबॉइड के बारे में बातें करें। सबसे पहले क्यूबॉइड के कितने वर्टेक्स होते हैं? वर्टेक्स या कॉर्नर्स? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने? 8 वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस। साइड्स बताइए, साइड किसे बोलते हैं? दो या एजेस या साइड्स? कितनी साइड्स हैं? फेसेस नहीं बोला मैंने, साइड्स बोला। कितनी साइड्स हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 साइड्स हैं। फेसेस कितने हैं बेटा? फेसेस, ये एक फेस, 2 3 4, पीछे को 5 और टॉप में 6। 6 फेसेस हैं। फेस डायगनल्स कितने हैं? एक फेस में कितने डायगनल्स हैं? 2 ना। हर फेस रेक्टेंगुलर शेप का है, और एक रेक्टेंगल है, कितने डायगनल्स होते हैं? 2। जैसे ये वाला फेस लें तो ये एक फेस डायगनल है, ये दूसरा फेस डायगनल है, ऐसे करके, और हर फेस के 2 2 फेस डायगनल, तो 12 फेस डायगनल्स। 12 फेस डायगनल्स। ठीक हो गया? कितने बॉडी डायगनल? बॉडी डायगनल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बॉडी डायगनल किन्हें बोलते हैं? भाई जैसे इस रूम में देखें तो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से उसके आजू बाजू वाले कॉर्नर पे तो साइड्स जा रही हैं, वो सामने वाले कॉर्नर पे और ये सामने वाले कॉर्नर पे, या वो सामने वाले कॉर्नर पे डायगनल जा रहा है, फेस डायगनल। लेकिन एक कॉर्नर बचा, भाई आजू बाजू उसके 3 कॉर्नर्स हैं 3 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, 3 कॉर्नर्स। भाई जैसे ये वाला ले, ये 3 कॉर्नर्स हो गए। फिर ये कॉर्नर
ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, बाकी 3 हो गए 6। एक खुद वो 7वां है, बचा एक और कॉर्नर, एक और वर्टेक्स, वो ये वाला है जो उससे सबसे ज्यादा दूर है। इस वर्टेक्स के सबसे ज्यादा दूर वाला वर्टेक्स वो है, इस कॉर्नर के सबसे ज्यादा दूर वाला कॉर्नर वो है। तो जो क्यूब में सबसे ज्यादा दूरी पे 2 वर्टिसेस हैं, उनको कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है बेटा? बॉडी डायगोनल। कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं क्यूबॉइड के? कितने बॉडी डायगोनल्स है क्यूबॉइड के? इस रूम में देखिए और बताइए कितने बॉडी डायगोनल्स हैं इस रूम के? कितने बॉडी डायगोनल्स हैं? 1 2 3 4। कितने बॉडी डायगोनल्स? 4। 4 बॉडी डायगोनल। ठीक हो गया? तो सबसे पहले मुझे बताइए फॉर्मूला, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला A इंटू बी इंटू सी। वॉल्यूम का फॉर्मूला ऐसा क्यों निकल के आता है? क्योंकि आप वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। यहां पर आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि रेक्टेंगल 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 एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। एक रेक्टेंगल का एरिया हो गया A इंटू बी जैसे, और ऐसे कितनी लेंथ तक ये रेक्टेंगल रखे हुए हैं? C लेंथ तक। तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? A B C। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? ABC। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो है बॉडी डायगोनल की लेंथ का, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। ये इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। अगर साइड लेंथ ए बी और सी है बेटा क्यूबॉइड की, तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? कितनों को पता है फॉर्मूला? कोई मुश्किल काम नहीं है, पक्का कभी ना कभी देखा होगा आपने फॉर्मूला मेंसुरेशन चैप्टर में, पर याद नहीं है। याद नहीं है? हाँ भाई, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद नहीं है तो डिराइव कर लीजिए, सिंपल सा डेरिवेशन है। अगर आप इस रूम को ध्यान से देखें तो आप इस रूम के बॉडी डायगोनल की लेंथ बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। कोई नई नॉलेज नहीं, तो पुरानी नॉलेज है उसी के बेसिस पे बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। नहीं भाई, मान लेते हैं याली साइड लेंथ ए है, याली साइड लेंथ बी है, और ये वर्टिकल साइड लेंथ सी है। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे जो बॉडी डायगोनल जा रहा है उसकी लेंथ पता लगानी है मुझे। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे जो बॉडी डायगोनल जा रहा है उसकी लेंथ पता लगानी है। नहीं, नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला ही रट्टा मारेंगे, डिराइव नहीं करेंगे। केवल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसमें। हाँ, ऐसा लग रहा है आपको? अरे सिंपल डेरिवेशन है, थोड़ा इमेजिन तो करिए। कैसा ट्रायंगल लें? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसका बेस डायगोनल है फेस का, फेस वाला डायगोनल है। इसका हाइपोटेनस बॉडी डायगोनल है,
और उसकी तीसरी साइड वर्टिकल साइड है, दिख रहा है क्या? इसकी लेंथ मुझे पता है सी के बराबर है। ये वाली लेंथ कितनी है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज फेज लेंथ ऑफ फेज डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइड लेंथ अगर ए और बी है, याद है? वो भी कहां से आता है? पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है, वो भी कल ही निकाला था। तो ये साइड लेंथ कितनी हो गई बेटा? ये वाली जो है कितनी है? ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है सी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप हाइपोटेनस की लेंथ पता कर सकते हैं? क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या आ गया? रूट ऑफ इसका स्क्वायर विच विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दूसरी साइड की लेंथ का स्क्वायर सी स्क्वायर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड? बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का लेंथ का फॉर्मूला बोलिए बेटा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल, दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। समझे क्या? क्यूब, क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब की क्या खासियत होती है? उसकी तीनों साइड लेंथ इक्वल होती हैं, ए। जल्दी से क्यूब, अच्छा क्यूब की ये सारी चीजें तो एज इट इज होंगी, उसके भी 8 वर्टेक्स होंगे, उसके भी 6 फेसेस होंगे, उसकी भी 12 साइड्स होंगी, उसके भी 12 बॉडी डायगोनल्स फेस डायगोनल्स होंगे, और उसके भी 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलिए मुझे जल्दी से, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलिए क्यूब के। ए क्यूब, ए एंड लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल बोलिए बेटा, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल बोलिए। भाई ए बी सी तीनों बराबर हो गए, तो बी की जगह भी ए रख दीजिए, सी की जगह भी ए रख दीजिए। तो रूट के अंदर 3a क्यूब जनरेट हो गया, 3a स्क्वायर जनरेट हो गया। ए रूट के बाहर निकाल सकता हूं, ए रूट 3। इस फॉर्म बी की जगह भी ए रख दिया, सी की जगह भी ए रख दिया, तो रूट ऑफ 3a स्क्वायर हो गया। उसमें से ए स्क्वायर को रूट के बाहर निकालूंगा, ए बनेगा। तो क्या क्या हो गया बेटा? लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब ए रूट 3। याद रखना हमेशा के लिए। अगला अगला ज्योमेट्रिक फिगर है बेटा सिलेंडर। जानते हैं सिलेंडर? कैसे इमेजिन करेंगे सिलेंडर को? किन चीजों से मिल मिल के बना के सिलेंडर बना है? रेक्टेंगल से, यही इमेजिन करिए। अच्छा क्यूबॉइड कैसे बना था? रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रख के। क्यूब कैसा इमेजिन कर सकता हूं? स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रख के, टिल उतनी लेंथ जितना साइड ऑफ द स्क्वायर लेंथ है। सिलेंडर को कैसे इमेजिन करूं? सर्कल, सर्कल नहीं, डिस्क। अगर सॉलिड सिलेंडर है तो, हॉलो सिलेंडर है तो रिंग। ये रिंग और डिस्क समझते हैं बेटा? रिंग और डिस्क में क्या अंतर है? रिंग मतलब केवल सरकमफेरेंस, डिस्क मतलब अंदर से भी भरा हुआ है। तो दो टाइप के सिलेंडर्स की हम बात कर सकते हैं, हॉलो एंड सॉलिड। हॉलो मतलब खाली, सॉलिड मतलब भरा हुआ अंदर से। तो सॉलिड सिलेंडर अगर मैं इमेजिन करूं, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर को आप इमेजिन करें तो आप, एक होगा रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, रेडियस होगा, इसको बोलते हैं एक्सिस। जो लाइन बीचों बीच जा रही है,
एक्चुअली आप उसको छोटे 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 सर्कल से मिलके बना हुआ इमेजिन करें, तो जो लाइन हर सर्कल के सेंटर से क्रॉस कर रही है उस लाइन को क्या बोलूंगा मैं? एक्सिस। और हर सर्कल का रेडियस सेम है, उसे हम रेडियस ऑफ सिलेंडर भी बोलेंगे कि भाई ये जो है यहां ऐसे करके इस तरीके से ये इमेजिन किया जा सकता है। सर्कल से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सर्कल रख रख के, तो ये सर्कल्स से मिलके ये सिलेंडर। जल्दी बता दीजिए मुझे इसका सबसे पहले इसका वॉल्यूम जानते हैं बेटा? वॉल्यूम का फॉर्मूला इसके पाई आर स्क्वायर एच। एक और टर्म डिफाइंड होगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि एच आर के बराबर होना कोई जरूरी नहीं, हमेशा हो भी सकता है कभी, लेकिन बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसको डिफरेंट वेरिएबल नाम दे दिया एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर। आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझे क्या? कोई मुझे बताएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एक सर्कल का सरकमफरेंस है और एच तक वो सरकमफरेंस है, तो 2 पाई आर एच। वही टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इस सॉलिड सिलेंडर का? 2 पाई आर एच तो कर्व्ड है, पर उसके अलावा दो फ्लैट सरफेसेस भी हैं, नजर आ रही है क्या? दो फ्लैट सरफेसेस, एक फ्लैट सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, दूसरी फ्लैट सरफेस का भी पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच के साथ क्या ऐड कर सकता हूं? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया? तो आप सॉलिड सिलेंडर को डिस्क से बना हुआ इमेजिन कर सकते हैं, एक डिस्क उसके ऊपर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, सब डिस्क सेम रेडियस की हैं। वहीं हॉलो सिलेंडर को किन से बना हुआ इमेजिन कर सकते हैं? रिंग से। कि भाई सॉलिड सिलेंडर को मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये भी डिस्क है। सॉलिड सिलेंडर को डिस्क से बना हुआ इमेजिन कर सकता हूं। वहीं हॉलो सिलेंडर को किनसे बना हुआ इमेजिन करूंगा बेटा? रिंग्स। डिस्क और रिंग में अंतर समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट अगला है स्फीयर एंड कोन। स्फीयर बहुत ही सुंदर ज्योमेट्रिक फिगर है, बहुत ज्यादा सिमेट्रिक होता है स्फीयर, सिमेट्री होती है उसमें। स्फीयर का सेंटर होगा, स्फीयर का रेडियस होगा। तो मुझे बताएगा व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया बताइए पहले। 4 पाई आर स्क्वायर, रट्टा मार के याद रखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलिए, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। डेरिवेशन वगैरह नहीं कर पाऊंगा, बट ये याद रखना है बाय हार्ट, ये बाय हार्ट याद रखना है। अगला है कोन। कोन जानते हैं? राइट सर्कुलर कोन। कोन बहुत तरीके के होते हैं, बट हम राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं। राइट सर्कुलर कोन वो होते हैं जिनके वर्टेक्स से आप उसके बेस सर्कल के सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन बनाएंगे, तो वो इसके परपेंडिकुलर होती है, बेस सर्कल के परपेंडिकुलर होती है वाली लाइन, इसे एक्सिस ऑफ दी कोन बोलते हैं। वो बेस सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट हमारे लिए यही कोन इंपॉर्टेंट है। कोन के बेस सर्कल का रेडियस अगर आर है और हाइट एच है,
तो जल्दी से क्या आप मुझे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बता सकते हैं बेटा? जानते हैं आप इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला? हाँ, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। जो सिलेंडर का फॉर्मूला था वॉल्यूम का, उसका 1/3 फॉर्मूला आ रहा है। वहीं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? πrl। रट्टा मारा है ये? हाँ, वेर एल इज व्हाट? स्लांट हाइट। देखा है इससे पहले? एंड टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? πrl तो कर्व्ड है, प्लस πr²। आई थिंक इतनी नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में, यूज होगी बेटा हमारी पढ़ाई में। इसलिए बस याद दिला रहा हूं जो भी अभी तक आपने पढ़ा था 10th क्लास में। ये सारे फॉर्मूले, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले 10th क्लास तक की पढ़ाई में हैं, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले। पढ़ो आगे। चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये अभी तक हमने ज्योमेट्री की थी, बेसिक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। अब हम ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज है एंगल। एंगल की स्टडी है ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स के बारे में ही हम बात करते हैं। तो ये बात फिजिक्स में भी हो चुकी है पहले, हुई थी क्या? डिग्री रेडियंस, हाँ हो चुकी है ना, जब हमने बात की थी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिर से नहीं कर रहा हूँ बात, लेकिन लिख रहा हूं फिर से। 360 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियंस? 2 पाई रेडियंस। 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस, पता है ये सबको? भाई 180 डिग्री विल बी पाई रेडियन। 90 डिग्री, 90 डिग्री इज हाउ मच रेडियन बेटा? π/2 रेडियन। कोई 60 डिग्री बताएगा मुझे? 60 डिग्री π/3 रेडियन। 60 180 का 1/3 होता है, तो π/3 रेडियन। 30 डिग्री बताएगा कोई? π/6 रेडियन, एंड सो ऑन। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ एंगल। पहले भी किए एक बार, फिर से बता रहा हूं। एक एंगल की जो करेक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। व्हाट आर्क लेंथ, व्हाट रेडियस। अगर दो लाइनें एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, दो लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, कट कर रही हैं, वहां पर मैंने सेंटर रख के एक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया। जैसे सर्कल ड्रॉ किया आपने कंपास की मदद से, तो कंपास का पॉइंटेड एंड मैंने यहां रखा और दूसरे एंड से सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो ये सर्कुलर आर्क मेरी लाइनों को दो पॉइंट पे कट करेगी। जहां ये दोनों को कट करेगी इसको हम डिफाइन करेंगे एंगल। अब एंगल होता क्या है? अगर ये लेंथ एल है और रेडियस आर है, ये आर आपने कंपास में दोनों के बीच का गैप आर रखा था, पॉइंटेड एंड और पेंसिल के बीच का। तो मजे की बात क्या है, जब आप रेडियस बढ़ा देते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं, रेडियस बढ़ा देते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं, या और बढ़ा देते हैं और ड्रॉ करते हैं, तो ये अलग अलग आर्क्स हो गए।
जैसे बढ़ा के कम रेडियस का भी आर्क इमेजिन कर सकते हैं। ये सारे आर्क अलग अलग लेंथ के होंगे, अलग अलग रेडियस के हैं, लेकिन मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि हर आर्क की लेंथ अपॉन उस आर्क का रेडियस, आर्क लेंथ और उसके रेडियस का रेशियो हर आर्क के लिए सेम आता है। इसी सेम वैल्यू को हम क्या डिफाइन कर दे रहे हैं? एंगल। तो एंगल इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। तो ये आर्क लेंथ पाई सेंटीमीटर है बेटा, और रेडियस है 6 सेंटीमीटर इस आर्क का। क्या आपको एंगल दिख रहा है बेटा? एंगल हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, 5/6 क्या? रेडियंस। डिग्रीज में बोलता तो कितना? डिग्री। क्लियर है? अगला वाला इजी सवाल है, जल्दी बताइए, घड़ी बनाइए और बताइए कितना एंगल है। When a clock shows 4 o'clock, how much angle do its minutes and hour needle make? घड़ी देखनी आती है सबको? बेटा घड़ी देखनी आती है? दिखाई नहीं दिखाई? टाइम पढ़ना आता है? तो टाइम जब पढ़ते हैं तो मिनट हैंड होता है और आर का हैंड होता है, मिनट और आर का हैंड। तो मिनट और आर के हैंड के बीच अलग अलग एंगल बन सकते हैं घड़ी के अलग अलग टाइम्स में। तो पूछ रहा है 4 बजे कितना एंगल है? एग्जैक्टली 4 बजे। तो आप जानते हैं ये 12 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जानते हैं बेटा? जब 4 बज रहे होंगे तो उस वक्त आर एंड कहां पे होगा? आर एंड 4 को पॉइंट कर रहा होगा एग्जैक्टली। और मिनट एंड कहां होगा तब? 12 पे होगा। 4 बज रहे, ये होगा ना? प्लीज एंगल बताइए बेटा मुझे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें 12 से 3 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हर एक एंगल ये इक्वल है, तो 30 30 30। तो दो आजू बाजू के नंबर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है सेंटर से, उनके बीच का एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री। क्या कितने 30 डिग्री आ गए? 1 2 3 एंड 4। तो 4 30 डिग्री मतलब कितना एंगल हो गया बेटा? 120 डिग्री। बट 2π/3 रेडियन भी सही है। का एक आंसर नहीं है, एक्चुअली इसके 2 आंसर हैं, ये दोनों गलत हैं, लेकिन ए और सी, फर्स्ट और थर्ड, दोनों सही है बेटा। अच्छा एक क्वेश्चन आया है, अगर आपने क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल का पहला ही पेज किया होगा तो उसमें क्वेश्चन आता है सन और अर्थ के डिस्टेंस पर बेस्ड। हाँ, 1 या 2 सवाल हैं? नहीं? तो सन और अर्थ, उसने क्या दिया है उस सवाल में? या तो डिस्टेंस दिया है सन और अर्थ के बीच और एंगल सबटेंडेड पूछा है, या एंगल सबटेंडेड दिया है और डिस्टेंस पूछा है। तो मैं हिंट दे रहा हूं बेटा, फिर से घर जाके करिए उसको। अगर ये मेरा सन है फॉर एग्जाम्पल, और उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है,
उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो सन के सेंटर और अर्थ के बीच की कुछ दूरी है बेटा, ठीक है, सन के सेंटर और अर्थ के बीच की कुछ दूरी है। अब ये अगर अर्थ इमेजिन करूं तो अर्थ से सन को जब देखूंगा तो सन कुछ एंगल सबटेंड करेगा अर्थ पे, सन कुछ एंगल सबटेंड करेगा अर्थ पे, करेगा नहीं करेगा? मतलब सन का टॉप और सन का बॉटम जो दिख रहा है मुझे, टॉप से आने वाली लाइट और बॉटम से आने वाली लाइट दोनों एक एंगल पे मीट कर रही होंगी। ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, अगर ये एंगल थीटा मान लूं बेटा, तो एक बात समझिए, ये एक ऐसा इमेजिन करें सर्कुलर आर्क। अब ये क्या है, ये दूरी बहुत बड़ी है, इससे काफी बड़ी है भाई, सन बहुत दूर है ना हमसे, वरना सन हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से छोटा सा दिखता है। तो जो एंगल सबटेंड होता है, जितनी दूर होगी ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड उतना कम हो जाएगा। का रियल लाइफ एग्जांपल कुछ भी आप देख लीजिए अपनी आंखों से, ऑब्जेक्ट जितनी दूर होती है उसके द्वारा सबटेंडेड एंगल उतना कम होता है। जैसे अगर मैं देखूं यहां से, तो इस खिड़की से मैं बाहर देखूं अगर, तो सामने वाली बिल्डिंग में 1 2 3 4 5 खिड़कियां इस सिंगल खिड़की के फ्रेम में कवर हो जा रही हैं, उससे भी ज्यादा बल्कि। क्या वो खिड़कियों का साइज इससे अलग है? मेरी खिड़की के साइज के बराबर ही है उन खिड़कियों का साइज भी, बट इस खिड़की में उतनी सारी खिड़कियां कैसे फिट हो जा रही हैं? क्योंकि वो हमसे ज्यादा दूर है। ऑब्जेक्ट सेम साइज की है ना, ये खिड़की का साइज और वो जो बिल्डिंग में खिड़की दिख रही है, दोनों खिड़कियों का साइज सेम है, लेकिन वो खिड़की छोटी नजर आ रही है, यानी खिड़की बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि ये खिड़की आपकी आंखों में ज्यादा एंगल सबटेंड कर रही है और वाली खिड़की आपकी आंखों में कम एंगल सबटेंड कर रही है। अब जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सन और मून। अर्थ से देखने पे सन और मून का साइज ऑलमोस्ट सेम दिखता है, क्या एक्चुअली वो सेम साइज की हैं? सन का साइज मून के मुकाबले बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन तब भी दोनों सेम साइज के दिखाई देते हैं, क्यों? डिस्टेंस का अंतर है। सन बहुत ज्यादा दूर है, अगर बहुत बड़ा है तो बहुत ज्यादा दूर भी है, और मून हमारे नजदीक है कंपैरेटिवली, तो इसलिए मून और सन का साइज सेम इसलिए दिखता है हमको क्योंकि उन दोनों के द्वारा सबटेंडेड एंगल ऑलमोस्ट सेम होता है हमारी आंखों में, कि भाई ये सन है, ये इतना एंगल सबटेंड कर रहा है मेरी आंखों में, ये अर्थ है मेरी, और यहां कहीं मून है, और मून के द्वारा सबटेंडेड एंगल भी ऑलमोस्ट सेम है। समझे क्या? तो वो जो प्रॉब्लम हम कर सकते हैं वो इसी बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड है बेटा। उसमें कुछ ऐसा दिया होगा कि डायमीटर ऑफ सन दे पूछा है, एंगल दे रखा है, और डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ दे रखी है, कुछ ऐसा सवाल होगा। तो अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो इस आर्क को मैं करीब करीब स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर सकता हूं। जरा ध्यान से समझिए इस बात को, अगर एंगल बहुत छोटा है तो आर्क को करीब करीब क्या माना जा सकता है? एक स्ट्रेट लाइन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सर्कल है, एक सर्कल का बहुत छोटा पार्ट ऑलमोस्ट क्या माना जा सकता है? एक स्ट्रेट लाइन, नहीं क्या? अगर एक सर्कल का बहुत छोटा पार्ट में इमेजिन करूं, ये वाला पार्ट,
इसको ऑलमोस्ट क्या बना सकता है, स्ट्रेट लाइन। उसके द्वारा एंगल सबटेंडेड भी काफी छोटा होगा क्योंकि उसकी आर्क लेंथ ही बहुत छोटी है। तो अगर एंगल स्मॉल हो, अगर एंगल स्मॉल हो तो ये जो डायमीटर है सन का, इसी को आर्क लेंथ माना जा सकता है। तो एंगल विल बी इक्वल टू डायमीटर अपॉन, और ये जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच, ये दूरियां भी ऑलमोस्ट उतनी होंगी क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो ये हो जाएगा, अगर ये गैप एल है तो आर्क लेंथ विल बी, सॉरी एंगल विल बी आर्क लेंथ अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन आर्क लेंथ अपॉन डिस्टेंस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और रेडियस सन और अर्थ के बीच की दूरी हो जाएगी। बट ये डेटा किसमें होना चाहिए, रेडियंस। एंगल किस यूनिट में होगा बेटा, ये रेडियंस, डिग्री में नहीं। अब ये करने लगे 30 डिग्री डी अपॉन एल, नहीं, 5/6 विल बी डी अपॉन एल। ठीक है, डिग्री में दिया होगा बहुत बार ताकि आप ये गलती करें। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहिए। क्या है बेटा वो सवाल शीट में, वो क्लास क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में नहीं, किसके पास, क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल के पहले पेज में है ना। क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल के पहले पेज में 8th और 9th क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है बेटा। बोल रहा है मून सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 57 मिनट। अब थोड़ा इनके बारे में बात कर लें। एक यूनिट होती है डिग्री, बचपन से आप डिग्री पढ़ते आ रहे हैं। मिनट आपने सुना होगा टाइम की यूनिट होती है, बट मिनट एंगल की भी यूनिट होती है। हम पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को एक डिग्री बोलते हैं। हम एक डिग्री को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक पार्ट को मिनट नाम दिया गया है। तो मतलब 1 डिग्री इज हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। ये सिंगल डैश से मिनट दिखाते हैं बेटा। सिंगल डैश को क्या पढ़ेंगे आप, मिनट। वहीं एक और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब ये सेकेंड्स टाइम वाला सेकेंड्स नहीं है, ये सेकेंड्स एंगल वाला सेकेंड्स, लेकिन नाम इसका सेकेंड ही है। समझ रहे हैं, 1 डिग्री में कितने सेकेंड है बेटा, 3600, 60 इंटू 60। 1 मिनट में कितने सेकेंड है, 60। 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं, 60। तो ये यूनिट्स हैं कुछ अलग। जैसे उस क्वेश्चन में बोला उसने 8th में, मून सबस्टेंस एंगल ऑफ 57 मिनट। 57 मिनट 1 डिग्री से भी छोटा एंगल है, काफी छोटा एंगल है। एट द बेस लाइन इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो ये अगर अर्थ है और ये अगर मून है, बोल रहा है मून सबस्टेंस एंगल ऑफ 57 मिनट एट द बेस लाइन इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। एक्चुअली दूर होगा, तो ये जब एंगल सबटेंड करेगा, मून जो एंगल सबटेंड करेगा अर्थ पे, ये एंगल सबटेंड करेगा मून अर्थ पे, उस केस में ये ऑलमोस्ट डायमीटर लिया जा सकता है। ऑलमोस्ट क्या लिया जा सकता है, डायमीटर। उसने बोला है 57 मिनट का एट द बेस लाइन इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, एट द बेस लाइन इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। बट ये तो डायमीटर ऑफ द अर्थ हो गया। रेडियस ऑफ द अर्थ अगर लूं तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ द अर्थ पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है मेरी ये ऑब्जेक्ट, 57 मिनट्स का। ये रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, उसको करीब करीब आर्क मान सकता हूं। तो बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। मून का अर्थ से डिस्टेंस पूछ रहा है। ये डिस्टेंस अगर एल है तो ये भी एल है। सिंपली एंगल की डेफिनेशन यूज कर लीजिए बेटा।
एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस इस बार एल पुट होगा ना कि आर ई। 57 मिनट इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। दिख रहा है क्या? 57 मिनट को मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सवाल कन्वर्जन का है। 57 अपॉन 60 डिग्री हो गया इनटू रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 5/180। दैट शुड बी इक्वल टू RE/L। एल पता लगाना है, RE दिया है, कर पाएंगे बेटा? दूसरा सवाल इसी में, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज 1920 सेकेंड। उसमें पढ़िए उसने क्या, उसने बोला है एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, ये सन है अगर, तो सन का किसी जगह जो डायमीटर के द्वारा एंगल सबटेंडेड है वो दे रखा है 1920 सेकेंड्स। डबल डैश लगा रखा है ना वहां, डबल डैश का मतलब क्या हुआ? सेकेंड्स। इसको सबसे पहले 1920 को डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, तब ये किस में आएगा बेटा? डिग्रीज में। और फिर फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/180 से, तब ये किस में आएगा बेटा? रेडियंस में। अब वो बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज इतना। तो ये वाला गैप दे रखा है सन और अर्थ के बीच का गैप, तो हमसे वो पूछ रहा है लीनियर डायमीटर ऑफ सन। तो ये जो है इसको मैं इक्वेट करूंगा डायमीटर ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये अगर कैपिटल डी है और ये अगर स्मॉल डी है, तो डायमीटर ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। क्या यहाँ से आप स्मॉल डी निकाल पाएंगे बेटा? तो उसके बाद केवल कैलकुलेशन का सवाल है। समझे क्या? क्लियर हुआ? डिग्री, मिनट, सेकेंड, रेडियन। और ऐसे सवालों में कैसे करना है, बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन है। चलिए कल अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री।